For the first time in the history of Test cricket, a team is playing with 12 players. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहली बार टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एक टीम 12 प्लेयर्स के साथ मैच खेल रही है। हेलो, वेलकम 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 टू द न्यू वीडियो। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको पता है क्या करना है। ये वीडियो को लाइक कर देना है और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की थर्ड टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में हो रही है। उसका फोर्थ डे कंप्लीट हो चुका है और क्या ही एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग दिन रहा और मैच बहुत ही एक गंभीर सी पोजीशन में आके खड़ी हो चुकी है अब। और आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात, ये इंग्लैंड का 12th प्लेयर कौन है जो उनको इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बुमराह और सिराज का वो बेस्ट ओपनिंग स्पेल जो फोर्थ डे पे डाला गया है। उसके बाद सिराज इतने अनलकी क्यों हैं और क्यों इंडियन टेस्ट टीम को सिराज जैसे प्लेयर की ज़रूरत है। उसके बाद आकाशदीप वर्सेस ब्रुक का वो जो मिनी बैटल हुआ था वो। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की मैजिकल ड्रिफ्ट की भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इंडिया की बैटिंग में जो उन्होंने किया है और क्या ये इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है या इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत के 2-1 की लीड ले लेगा। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के उस पार। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड का 12th प्लेयर कौन है जो इंग्लैंड को इतना ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट कर रहा है। जी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अंपायर पॉल राइफल की। मतलब इतने सारे डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट दिए गए हैं। सिराज, बुमराह, सारे प्लेयर्स, सारे फास्ट बॉलर्स के इतने ज़्यादा LBW शाउट्स हुए थे जो ऐसा लग रहा था कि प्लम्ब LB आउट है और उसके बाद दिखते हैं तो अंपायर बोलते हैं नहीं, नॉट आउट है। तो वो बहुत ही शॉकिंग लगा कि इतने ज़्यादा इनकरेक्ट डिसीजन अंपायर कैसे देख सकता है। चलिए हम समझ सकते हैं कि एक दो डिसीजन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द डे हमने देखा कि पॉल राइफल ने इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था तब ऑलमोस्ट एक भी बार आउट दिया ही नहीं है। और कट टू जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आती है तब उन्होंने शुभमन गिल को एज लगा भी नहीं था फिर भी आउट दे दिया। बोल दो, सामने सामने बोल दो कि भाई मैं इंग्लैंड की साइड हूँ और मैं उनको ही आउट दूंगा, इंडिया को मैं आउट नहीं देने वाला हूँ। सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग और दिस नीड्स टू बी एड्रेस। तो भाई इंग्लैंड को तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है 12th प्लेयर की साइड से। उसके बाद बात करते हैं बुमराह और सिराज का जो ओपनिंग स्पेल था। वॉट अ स्पेल, मतलब क्या बॉलिंग करी है। भले ही विकेट उतने नहीं मिले थे जितने मिलने चाहिए थे, शायद 1 या 2 ही विकेट मिले उस स्पेल में, बुमराह और सिराज के कंबाइंड स्पेल में, लेकिन मुझे लग रहा था कि वहाँ कम से कम इंडिया 5 विकेट ले सकता था। इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी थी। और सिराज और बुमराह जब एक साथ ऐसा फुल थ्रॉटल फुल रिदम में आते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। और उसमें भी अगर पॉल राइफल ने थोड़े आउट दे दिए होते तो ऑफकोर्स वो जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद भी बुमराह और सिराज ने इतनी बढ़िया बॉलिंग करी और ऐसी स्लो और लो पिच पे उन्होंने इतना बढ़िया बॉलिंग करा और अनइवन बाउंस मिल रहा था बुमराह को, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद बात करते हैं हम आकाशदीप वर्सेस ब्रुक की। वो छोटी सी एक बैटल हुई थी उसके बारे में। जब आकाशदीप बॉलिंग करने आया और हमने देखा कि आकाशदीप को इस बार सेकेंड इनिंग्स में नया बॉल नहीं मिला था, उनको फर्स्ट चेंज पे लाया गया था और इसलिए आकाशदीप थोड़े ऑलरेडी प्रेशर में थे क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स थोड़े अच्छे नहीं हैं ओल्ड बॉल के साथ। तो वो हैरी ब्रुक को समझ में आ गया था कि आकाशदीप एक लाइन पकड़ के बॉलिंग करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तो ब्रुक ने स्टार्ट कर दिया रिवर्स लैप मारना या लैप शॉट्स मारना चालू कर दिया और उसमें उनको 2 चौके भी मिल गए। और उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने ओवर कवर एक छक्का भी मार दिया। तो वो एक आकाशदीप के एक कॉन्फिडेंस पे थोड़ा डेंट हो गया और ब्रुक का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैंने एक ही ओवर में ऐसे 14-15 रन निकाल लिए और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन आकाशदीप की वहाँ पे दाद देनी पड़ेगी और आई थिंक शुभमन गिल कैप्टन की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वहाँ पे आकाशदीप को समझाया कि नहीं, आप ही बॉलिंग करोगे और आप उसको आउट करोगे। और फिर आकाशदीप को पता था कि ब्रुक अगेन ओवर कॉन्फिडेंट होके वही शॉट खेलने जाएगा, या तो लेफ्ट शॉट खेलेगा या वो एक अटैकिंग शॉट ज़रूर खेलेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अभी हावी हो रहा है बॉलर पे। और वहाँ पे आकाशदीप ने दिमाग लगाते हुए यॉर्कर डाल दिया और क्या बोल्ड किया है ब्रुक को। उसके बाद बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की मैजिकल ड्रिफ्ट। मतलब हम सोच रहे थे कि जडेजा के विकेट्स नहीं मिल रहे, अश्विन रिटायर हो गए, स्पिनर्स कैसे विकेट लेंगे ये ट्रैक पे, और बिल्कुल इतना ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस के बॉल रफ में गिरे।
पर जो वो वॉशिंगटन सुंदर को ड्रिफ्ट मिल रही थी, ड्रिफ्ट अभी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब हवा चल रही होती है ग्राउंड में तो बॉल थोड़ा हवा में स्विंग होता है, जैसे फास्ट बॉलर्स के लिए स्विंग होता है वैसे स्पिनर्स के लिए ड्रिफ्ट होता है। तो आपको लगता है कि बॉल अंदर आ रहा है लेकिन वो अंदर आके एकदम से टर्न होके बाहर निकल जाता है या सीधा रह जाता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है बैटर्स के लिए पिक करना। तो वॉशिंगटन सुंदर को बहुत अच्छी ड्रिफ्ट मिल रही थी और उन्होंने 4 विकेट भी निकाले और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी आई थिंक, और बड़े बड़े विकेट्स निकाले उन्होंने। स्टोक्स को आउट किया, रूट को आउट किया और बहुत ही अच्छे विकेट्स निकाले, बड़े विकेट्स निकाले। तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर ने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उनकी शायद टेस्ट करियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, तो आई थिंक मैं उनके साथ अग्री करूँगा, ज़रूर अग्री करूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि सिराज इतना अनलकी क्यों है और क्यों सिराज जैसा कैरेक्टर इंडियन टेस्ट टीम को ज़रूरत है। सिराज इतना अनलकी क्यों है, मतलब भाई इतने प्लम्ब एलबी हुए थे सिराज की बॉलिंग में लेकिन अंपायर्स ने आउट ही नहीं दिया और 2 से 3 बार अंपायर्स कॉल मिला है रिव्यू पे, और इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहा था सिराज, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अलग ही सिराज हमको देखने को मिल रहा है। जो सिराज शायद पहली टेस्ट मैच में हमको देखने को नहीं मिला था, वो ऐसा अलग ही सिराज दिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया टूर में भी हमको नहीं दिखा था। और एक अलग रिदम, एक अलग एनर्जी, एक अलग फोर्स के साथ सिराज बॉलिंग करता है और वो बहुत मज़ा आता है। और सिराज जैसा कैरेक्टर इंडियन टीम को क्यों चाहिए? इंडियन टीम को इसीलिए सिराज जैसा कैरेक्टर चाहिए क्योंकि वो एक उसके अंदर फायर है, जो वो विराट कोहली की जो फायर थी इस तरीके की फायर वो लेके आता है और शायद वो आइडलाइज भी करता है विराट कोहली को। तो आई थिंक वो उसके अंदर जोश है, जुनून है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, कि मैं अगर थोड़ा स्लेज करूंगा, थोड़ा बैट्समैन के मुंह पे जाके कुछ बोलूंगा तो वो थोड़ा राइल्ड अप हो जाएगा बैटर और वो उसको उससे एनर्जी मिलती है। और बहुत अनलकी रहे कि उनको 2-3 विकेट्स मिल जाती और एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ द अंपायर्स कॉल डिसीजंस और ये सब चीज़ें। और इसीलिए ऐसा कैरेक्टर इंडियन टीम को चाहिए कि भाई एक आपका प्लेयर है जो एकदम गुस्सा कर रहा है, एकदम दिखा रहा है, जोश दिखा रहा है और खेल रहा है, तो दूसरे आसपास के प्लेयर भी मोटिवेट हो जाता है ऐसे खेलने के लिए और वो एक मोटिवेशन मिल जाता है टेस्ट क्रिकेट में जीतने का। तो आई थिंक इसीलिए सिराज हमको इंडियन टीम में चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की बैटिंग। भाई जब इंडियन बॉलर्स ने इतना बढ़िया बॉलिंग करके आपको इतना कम टारगेट चेस करने को दिया है, 191 का टारगेट दिया है बस, उसमें आप जाके कैसी बैटिंग करोगे वो आपको देखना है। वहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि यशस्वी जायसवाल ने क्या शॉट खेला। मतलब आपको पता है फर्स्ट इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर ने आपको आउट किया है, चलो ठीक है, एक होता है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, लेकिन सेंसलेस क्रिकेट थी जो यशस्वी जायसवाल का शॉट था। मतलब आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है उसको पुल करना चाह रहे हो, यशस्वी जायसवाल के पास कट शॉट भी है, उनका फेवरेट शॉट है, तो क्या वो नहीं मार सकते थे क्या? अगर प्लेयर है तो आप नीचे खेलो, अगर इतना ही आपको अटैक करना है तो नीचे खेलो, कोई बात नहीं, आपको हवा में मारने को कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप शायद 8th 9th स्टंप पे बॉल थी, वहाँ से आप पुल शॉट खेलने का जा रहे हो और आप पहली ओवर या दूसरी ओवर में आउट हो जा रहे हो। तो ये छोटे से टारगेट में ऐसी जब सिचुएशन आती है कि आपका ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो ड्रेसिंग रूम में भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई अब पहली विकेट इतनी जल्दी गिर गई, 5 रन पे विकेट गिर गई, ये टारगेट कैसे चेस करेंगे। और उसी चक्कर में करुण नायर को जितनी जल्दी आना पड़ा और यशस्वी जायसवाल का ये शॉट बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इररिस्पॉन्सिबल शॉट लगा। तो आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यशस्वी जायसवाल। और उसके बाद करुण नायर, अगेन करुण नायर के पैर नहीं चलते हैं भाई। वो इंडिया में जहाँ पे बॉल थोड़ी बहुत घूमती है, थोड़ी बहुत सीम स्विंग होती है, वहाँ पे उन्होंने बहुत रन बनाए, लेकिन जैसे ही डिफ़िकल्ट कंडीशन आई या थोड़ी भी कंडीशन उनकी फेवर में नहीं है, बाउंस थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे करुण नायर के पैर नहीं चलते और बैट आगे निकल जाता है। तो आई थिंक करुण नायर इज़ नॉट फिट फॉर द इंग्लैंड टूर। आखिर उनको खिलाना ही था तो शायद आप इंडिया में खिला लेते, इंग्लैंड टूर पे करुण नायर को लाना आई थिंक वो बिगेस्ट मिस्टेक था, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो वो उनका कमबैक का प्रेशर है और उनकी टेक्निक भी जवाब दे गई है। मतलब जोफ्रा आर्चर को देख के उनके पैर नहीं हिल रहे, वो आईपीएल में तो जसप्रीत बुमराह को बड़े छक्के चौके मार रहे थे, पर यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को देख के उनकी हवा टाइट हो गई और नहीं खेल पा रहे। तो आई थिंक करुण नायर का बहुत चांसेस मिल गए, अब उनको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि साई सुदर्शन जैसा प्लेयर बैठा है आपके पास, उसको देना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन इट्स हाई टाइम कि आप साई सुदर्शन को चांस दो। और उसके बाद हमारे कैप्टन गिल का मुझे पता ही था, मैंने ये टेस्ट मैच चालू होने से पहले एक प्रीव्यू वीडियो बनाया था, आप वहाँ जाके देखिए। वहाँ मैंने बोला था कि ये ऐसी पिच है जहाँ पे कैप्टन गिल को रन स्कोर करने इजी नहीं होंगे और वो जल्दी आउट होंगे। और आप देख लीजिए दोनों इनिंग्स में उनके मिला के भी 20-25 रन होंगे।
तो आई थिंक कैप्टन गिल अगेन वो आप दिखा देते हो विराट कोहली जैसा, फील्डिंग कर रहे हो तब स्लैश कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, ये सब, लेकिन जब बैटिंग में आते हो तो आपको वो वापस मिलेगा। और विराट कोहली ऐसा थे कि वो स्लेजिंग देते थे, पर जब उनको वापस मिलती थी तो वो स्लेजिंग पे थ्राइव करते थे, वो उससे उनको मोटिवेशन मिलती थी और अच्छा परफॉर्म करते थे बैटिंग में। यहाँ पे हमने देखा कि शुभमन गिल को जैसे ही स्लेज करना चालू किया वो अनसेटल हो गए थोड़े, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनके पैर नहीं हिल रहे थे, उनके हाथ आगे निकल रहे थे पैड के पास से, उनके पैर कहीं चल रहे थे, हाथ कहीं चल रहे थे और उसमें आउट हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत डर से गए शुभमन गिल, या बहुत प्रेशर में आ गए, या अनसेटल हो गए। इंग्लैंड का स्लेज, वो मैच जीतने का प्रेशर और ये सब। तो आई थिंक अगर आपको विराट कोहली का मैच करना है, अगर स्लेज करके दिखाना है कि मैं भी अग्रेसिव हूँ, तो आपको बैटिंग में वापस मिलेगी वो स्लेजिंग और आपको झेलनी पड़ेगी। और उसके बाद आते हैं हमारे जो नाइट वॉचमैन है। और मैंने देखा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि केएल राहुल ने क्या बैटिंग करी लास्ट ओवर में, उनके पास स्ट्राइक थी, उन्होंने पहली ही बॉल पे सिंगल ले लिया और आकाशदीप को स्ट्राइक पे रख दिया और वहाँ आकाशदीप आउट हो गए। अगर आप किसी को ना पता हो तो नाइट वॉचमैन का काम ही वही होता है कि वो प्रॉपर जो बैटर रहता है उसको बचाए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेले, तो वो नाइट वॉचमैन का काम होता है। तो इसीलिए केएल राहुल ने फर्स्ट बॉल पे सिंगल ले लिया और आकाशदीप को स्ट्राइक दी कि अगर ऐसी कोई बॉल आ जाती है जो मतलब अनप्लेएबल हो तो उसमें नाइट वॉचमैन आउट हो, और ना कि आपका जो प्रॉपर बैटर है वो जो दूसरे दिन आके अच्छी बैटिंग कर सकता है। तो वही रीज़न होता है नाइट वॉचमैन को भेजने का। तो जो केएल राहुल को फालतू में गालियाँ दे रहे हो प्लीज़ मत दो, क्रिकेट जाके देखो, पुराना क्रिकेट देखो, समझो, फिर कमेंट्स करो और फिर बातें करो। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पे बने रहिए और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।